अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज आपको पाकिस्तान में बिजली के बिलों की कहानी सुनाते हैं। हमारे एक जानने वाले उनके घर के बिजली का बिल जो आया उस पे मैं बात कर लेती हूँ। 927 यूनिट पर 57,000 रुपए। कुछ मजीद गौर किया तो इंकशाफात हुए जिसपे वो सोच में पड़ गए। बिल मजीद गौर से देखा तो पता चला कि 39,000 रुपए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, जबकि बिल 57,000 का था, यानी कि 18,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस एक्स्ट्रा जो लिए वो किस मद में लिए कुछ पता नहीं। अच्छा, मजीद देखा तो मालूम हुआ कि जून के महीने का फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं वो भी लगे हुए हैं, और मजीद गौर से देखा तो पता चला कि ऊपर जून जुलाई 2022 मतलब एक साल पहले के हवाला देकर कीमत भी लिखी गई। मजीद ये कि पीटीवी फी और जीएसटी वगैरह अलग। वैसे तो ये सब ठीक है, लेकिन सवाल जो सिर्फ एक जहन में आया मेरे दिमाग में जो खटका वो ये था कि जब एक एवरेज मीटर से आप तकरीबन 18,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो करोड़ों सार्फिन हैं बिजली के। लाजमी बात है कि सबका ये नुस्खा होगा, सबकी ये लॉजिक आपने दी होगी, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो पाकिस्तान में सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं जो कि जहां पर कि ये वापदा जैसे हैं, जिनकी कैलकुलेशन कुछ इसी तरह से, और वो अरबों रुपए हमसे लेते हैं, बल्कि खरबों रुपए हमारे एक्स्ट्रा टैक्सेस वसूल करते हैं। तो ये सब देखने के बाद जो सवालात मेरे जहन में आए उसमें पहला ये था कि इसके बावजूद हमारा मुल्क जो डिफॉल्ट कर रहा है। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान कर्जों में क्यों घिरा हुआ है। नंबर 3 ये कि महंगाई क्यों बदतरीन सतह पर पहुंची। जब सोच-सोच के जवाब ना मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आज आसिम सिद्दीकी साहब को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए और उनसे इन सवालात के जवाबात लिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अ, पाकपतन, मुल्तान, रहीम यार खान, महंगे बिजली के बिलों के खिलाफ लोग जो हैं वो स्याह परचम लेके निकले हैं। पेप्को के दफ्तर के बाहर एहतजाज जो है गुजरांवाला में भी हुआ, एहतजाज हुआ। लोग कहते हैं कि हम बिजली भरें, बच्चों की फीस दें, अपना पेट पालें। शहरी यकीन जाने पाकिस्तान के फट पड़े हैं। टेस्ला में भी आपको शहरियों का एहतजाज दिखाई देगा। महंगे बिल जो है, यानी कि जो चार्जेस उनके हैं उस पर लोग बहुत परेशान है। तौसा शरीफ में नमाज जुमा के बाद शहरियों ने बिल उठाकर मस्जिद में एहतजाज किया। हुकूमत से गरीब आवाम पर जुल्म बंद करने का मुतालबा किया। विहाड़ी की अगर मैं बात बताऊं, जहां बड़ी दर्दनाक एक आपको खबर देती चलूं कि जी ब्लॉक है, रिहायशी मिस्त्री थे रमजान, उन्होंने गुज़िश्ता माह जो 23,000 का बिल आया था वो तो मोटरसाइकिल बेच के भरा, लेकिन इस मर्तबा उनका आया 26,000 रुपए, और 26,000 रुपए आने के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। बहरहाल सवाल मेरा ये है आसिम साहब, कि बिजली की भारी जो बिल है, आवाम का जो पारा वो तो हाई हो चुका है बिजली के बिलों को देखकर। शहरियों ने एहतजाज किया और सिविल नाफरमानी शुरू हो गई, क्योंकि लोग जो है वो अपने बिजली के बिल भी जला रहे हैं, साथ में एहतजाज भी कर रहे हैं। कुछ जो मुख्तलिफ बड़े शहर है वहां पे ताजरान जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कोई बिजली का बिल नहीं देगा। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लोग बेहिस हो चुके हैं और उनके अंदर अब कोई जज्बा ही नहीं है लड़ने का। बस वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह गुजार रहे हैं वो आपको भी पता है। तो मजबूरी है। मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के जो है वो गुजर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी भी दूसरों का नहीं सोचा। अगर ये एक मोटरसाइकिल साहब जिन्होंने बेच के जमा कराया उसी वक्त डिसीजन ले लेते कि मैं नहीं कराऊंगा, और ऐसे ही अगर 5, 10, 50 या 100 लोग और उसके बाद 1000 और लाख लोग सोच लें कि नहीं कराना हमने। अशरफिया की आपने कभी कोई खबर सुनी जो ग्रेड 18 से ऊपर के किसी बिजली के बिलों को जो है माफ करना बंद कर दिया गया है? अब जो है ग्रेड 18 या 16 से 21 या 22 ग्रेड तक बिजली के बिल खुद लोग पे करेंगे। कभी सुना आपने ये वाली बात? तो अशरफिया के लिए तो सब कुछ सही है ना। बिलावल भुट्टो भी खुश हैं, नवाज शरीफ भी खुश हैं, शहबाज शरीफ जंपे मार रहे हैं। पीटीआई की तो आजकल शामत आई भी है। एमक्यूएम जो है वो झंडे लगा रही है। लेकिन ये बेहिस बेशरम सियासी पार्टियां जो हैं, इन्होंने नहीं बोलना है। इन्होंने, मुझे तो हैरत होती है, लास्ट टाइम आपने भी बिजली का बिल भेजा, वो अजीब किस्म के टैक्सेस लगे हुए इनको। आप अदर टैक्सेस, ये अदर टैक्सेस इन मतलब कोर्ट। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जब यहाँ पे जेडीसी के कोई सवेल अब्बास थे, क्या नाम था उनका, जब वो करंट लग लग के लोग मर रहे थे, तो जफर अब्बास, तो कोर्ट ने कहा था नहीं, आप अपना के इलेक्ट्रिक का नाम नहीं लेंगे आप। सबसे बड़े इस वक्त मैं बताऊं पाकिस्तान के अंदर बदनसीब जो है पाकिस्तान इस वजह से है कि यहाँ के जजेस कंप्रोमाइज हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। इनकी
बेगमात कंप्रोमाइज हैं, इनकी बेटियां कंप्रोमाइज हैं, इनके बेटे कंप्रोमाइज हैं, अय्याशी कर रहे हैं, बेगैरती कर रहे हैं। अगर इनकी जिंदगी पे आप डॉक्यूमेंट्री बनाए ना तो पूरी दुनिया हिल जाएगी कि ये जुडिशरी जो है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, यहाँ पर लोगों को जबान बंद करने के लिए अपने फैसले सुनाती है। आप लेके जाएं 10,000 लोग और उनसे पूछें कि ये जो मीटर है, ये बंद मीटर कैसे चल रहा है? मीटर के तारे नहीं है, चल रहा है। ठीक है, आप लोग यही ना सोशल मीडिया पे लोग यही दिखा रहे हैं ना कि आप जो है वो 100 यूनिट के बाद 102 यूनिट होते हैं तो आपके 1000, 2000, 3000 रुपए बढ़ जाते हैं। तो आखिर आपने ऐसा को ठीक है, आप 1 महीने बढ़ा दें, लेकिन दूसरे महीने तो कम होंगे ना वो। मतलब सर पता है क्या, हुकूमत का मैं अगर देखूं तो मरात याफ्ता जिनको आप अशराफिया कह रहे हैं वो तबका जो है, हुकूमत तकरीबन 3000 अरब रुपए सालाना की मरात ग्रांट्स, सब्सिडीज, टैक्स छूट की सूरत में देती है। अब इस लूटमार को खत्म नहीं करना, बिजली पेट्रोल कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम का जो है वो खून चूसना, ये तो कहीं नहीं है। मैं आपको एक प्रोग्राम की बताती हूँ, टीवी के प्रोग्राम में एक लड़की बैठी थी, उनसे पूछा गया कि आप पहले आप किस पार्टी में, तो कहती मैं पहले पीटीआई में थी और अब मैं पहले हम पीटीआई में थे। तो उसने कहा अब आप किस में? कहती भाई अब मैं ये जो हुकूमत आई इसी के साथ हूँ, इसी को वोट दूंगी। पूछा तो कहती है भाई इमरान खान के दौर में हमने बड़ा को इमरान खान को दिया वोट, ये वो, बाद में पता चला कि हमारी बिजली बंद कर दी। उन्होंने पूछा भाई बिजली आपकी कैसे बंद कर दी? कह रहे अब्बा आपदा में तो जो मुफ्त बिजली बनती मिलती थी वो हमारी बंद कर दी। उसने कहा अब क्या हो रहा है? और उन्होंने कहा अब जो हुकूमत है उन्होंने हमें वापस दे दी है, तो अब ये कि जो मुफ्त में हमें बिजली मिल रही तो हम तो उसी को वोट देंगे। तो मसला ये कि जब आपने ये कह के बिजली के बिल बढ़ा दिए कि भाई वो आईएमएफ ने कहा था, तो आईएमएफ ने ये तो नहीं कहा होगा ना कि किस मद में कहां बढ़ाने, तो क्या आप उनको छूट दे देंगे जो अमीर है? कितने बिल होते हैं उनके, आपदा को आप दे रहे हैं। बेहिस कौम है, इन्होंने ऐसे ही एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाना है। बिजली के बिल मैं यही देख रहा हूँ, मुझे हैरत होती है कि जो 20,000 30,000 रुपए का बिजली का बिल आता है और जो 40 से 50,000 कमाते हैं। अभी मैं देख रहा था एक जॉब निकली थी, फुल टाइम 8 घंटे की जॉब थी वो, और उसके मिनिमम जो थे वो 20,000 से 19,000 से और 45,000 तक की जॉबें थी, वो 100 के करीब जॉबें थी। तो आप 30,000 ने टैक्स दे दिए, आपने बिजली का बिल दे दिया, बाकी आना जाना, तो आप मुफ्त में काम कर रहे हैं तो घर में ही पड़े रहे, फिर आप कोई ना कोई मुफ्ता तो दे ही देगा आपको। तो लोगों ने तो अब यही करना है, लंगर खाने इतने खुल गए तो खाओ लंगर खाने अपने हक के लिए। सर बंद हो गए, लंगर खाने बंद कर दिए गए, वो भी गरीब को नहीं मिल रहा, वरना तो ये भूखे ना मरते, कम से कम खुदकशी ना करते, ये हो जाता। अच्छा बेइज्जती की बात कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम की बेइज्जती आपने देखी? पिछले 1 डेढ़ साल से मुल्क दरो दीवार जो हिले हैं वो तो हिले हैं। 1 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई है। डॉक्टर से लेके ताजिर तक, मालिक से लेके मजदूर तक सब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और जब हुक्मरान ये कहें कि किसी की जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। 8 लाख से जायद साइंसदान चले गए, इंजीनियर चले गए, आईटी के माहिर चले गए। शैला, जब सिलेक्टेड वजीर आजम आएंगे काकड़ साहब जैसे, उनको तो ये बात शर्म भी नहीं आई कहते हुए, तो क्या हुआ जा रहे हैं। उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी बच्ची के साथ, जिस तरह वो तस्वीर उन्होंने खिंचवाई थी, और अगर वो तस्वीर अमेरिका में वो खिंचवाते ना 3-4 साल जेल में रहते वो। लेकिन शर्म नहीं है इनमें, बता तो रहा हूँ कि बेगैरती घुस गई है इन लोगों के दिमागों के अंदर, और ये इनको पता ही नहीं, रोज आके पता नहीं किस पे खिताब कर रहे होते हैं। मैं देख रहा होता हूँ ट्विटर पे लगा रहे होते हैं कुछ ना कुछ, काकड़ साहब उनके पास कोई टाइम ही। ओ भाई आप जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए रेडी हो, देखें कहाँ क्या करना है, इलेक्शन कैसे करवाने हैं आपने। मुझे तो नहीं लगता कि कोई इलेक्शन, मैं तो नहीं देख रहा आने वाले दिनों में इलेक्शन होंगे। नहीं नहीं इलेक्शन होंगे भी नहीं, और फिर मजा आएगा ये देखेंगे हम, जो इमरान खान के दौर में कहते थे कि इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, आइन की, आइन है क्या चीज, और ये सदर जो है इनकी औकात क्या है कि ये हमें दें इलेक्शन की तारीख। अब ये सब तहरीक चलाते हुए आपको नजर आएंगे। आपको मैं इंडिया की बताऊं, इंडिया के हालात जो हैं उनको देख के पता है कि हमारे यहाँ के जो बाकी जो कुछ लोग रह गए, वैसे तो सब बाहर चले गए, वो कहते हैं कि इंडिया चांद पर जाने से आवाम को क्या फायदा मिलेगा। तो चंद्रयान के चांद पर उतरने से पहले मैं बताऊं कि बैरूनी सरमायाकारी की जो भारतीय स्पेस कंपनीज है, उन्होंने 2500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और अब चांद पर उतरने के बाद वो कहते हैं कि तकरीबन 10,000 मिलियन डॉलर अगले 2 महीने में आ जाएंगे। खर्चा उनका कितना हुआ था रॉकेट लॉन्च करने पर? फकत 75 मिलियन डॉलर। मतलब 75 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ने तकरीबन 12,500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो लेकर आए। तो ये इन्वेस्टमेंट मुल्क में काम नहीं आती? आपको रॉकेट चला गया, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं हुआ?
हमारे यहाँ इन तरक्कियों को ना लोग मजाक में ले लेते हैं। दुनिया हुँ, कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हुँ, इंडिया का ग्राफ अभी देखें आप, जो ये जो आपका मकबूजा कश्मीर हम कहते थे, कहीं हुँ, ऐसा ना हो कि आजाद कश्मीर कह लें भाई हमने तो मकबूजे ही में जाना है, क्योंकि वहां पे जो आटे दाल का भाव है और जो हुँ, आपके यहाँ आटे दाल का भाव है, जो आपके यहाँ सिक्योरिटी का है, अब वहां पे क्या सिक्योरिटी के हालात हैं। हुँ, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 10, 12, 15 साल बाद जिस तरीके से मुल्क के अंदर ग्राफ जो है मुसलसल नीचे जा रहा है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे। लेकिन वही है कि होप 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 होप। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकता जैसे कि पीटीआई वालों ने, पीटीआई को तबाह जो किया है ना वो ओवरसीज हुँ, पीटीआई वालों ने किया है। उन्होंने हुँ, सारे मजे लिए हैं, यहाँ से बैठ बैठ के हुँ, इनोसेंट लोगों को जो है वो उकसाया है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। और मैं बताऊं, जितना फायदा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पीटीआई से उठाया है, हुँ, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आदमी बिजनेसमैनों ने नहीं उठाया है। हुँ, ओवरसीज यहाँ पे जो अब्दुल्ला रियाड़ अपने आप को समझते हैं ओवरसीज का, उसके कुछ ऐसे किसी दिन मैं तफसीली प्रोग्राम करूंगा, उसको मैं एक्सपोज करूंगा कि वो शख्स जो है उसने किस तरीके से यहाँ पे लॉबिंग की, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, किस तरीके से लोगों को ग्रुप बनाए, किस हुँ, लोगों से 60-60 रुपए डॉलर लेके मेंबरशिप कराई। और ऐसी-ऐसी कहानियां मुझे पता चली हैं। मैं भी गुज़िश्ता 4 स्टेट में पीटीआई के लोगों से मिलकर आया, तो पता हुँ, चला कि इस शख्स ने जो काम किए हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं हुँ, अमेरिका में इसके खिलाफ इंक्वायरी करवाता। हुँ, पीटीआई के जो वर्जीनिया के ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने हुँ, किस तरीके से 60-60 डॉलर लोगों से ज़बरदस्ती, हुँ, $60 अपनी जेब से दिए हैं, हुँ, लेकिन उनके नायक ज़बरदस्ती उनसे लिए हैं, जो कि एक क्राइम है यहाँ पर। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन हैं, तो आपको फारा से रजिस्ट्रेशन कराना है। आपने हुँ, $60, अगर मैंने आपके $60 दिए तो आप तो रजिस्टर्ड नहीं हुई ना, आपका हुँ, डॉक्यूमेंट तो ये इल्लीगल ही है। लेकिन मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं हैं, मैं अगर कोई बड़ा वो होता तो मैं आधे लोग इसमें अंदर होते पीटीआई के ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ठीक है, यहाँ आसिफ साहब। 4-4 सौ नहीं, हज़ार-हज़ार जाली वोट बनाए गए हैं। हुँ, जाली जो इलेक्शन हुए हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं, उसमें हुँ, हज़ारों ऐसे जाली वोट डाले गए हैं। हुँ, जिस दिन ये इंक्वायरी आज नहीं, 2 हुँ, साल बाद होगी, ये सिर्फ 10% आपको इनोसेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलेंगे। बाकी हुँ, सारे जितने गंदे काम करने वाले हैं ना, इस वक़्त वो हुँ। टॉप के लीडर हैं इस वक़्त पीटीआई के। ठीक, आसिफ सारे। साहब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि अभी पिछले दिनों 14 अगस्त गुज़री गुज़री है। पाकिस्तान में तो हमने देखा कि जो भी ख़ैर हालात थे लेकिन इस दफ़ा उस तरह का जोशो-खरोश हमें ज़रा कम नज़र आया। उसकी वजह वो दफ़ा 144 भी थी, लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ भी थे तो इस तरह से समझ नहीं आया। लेकिन हमेशा की तरह लोग घर से जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। मुख्तलिफ तरह से जो पार्टी है वो भी करते हैं, बच्चों के स्कूलों में टैबलोज़ होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है 14 अगस्त? देखिए, हमारे कैपिटल टीवी ने अटलांटा को जब कवर किया तो वहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। हुँ, इक्का-दुक्का शायद लोग ने पीटीआई का झंडा उठाया हुआ था, नारे हुए, लेकिन हुँ, अटलांटा का बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हुआ और जो फुटेजेज़ आई उसमें मुझे कहीं भी झंडा नज़र नहीं आया। हुँ, शिकागो का मैं खुद वहाँ गया था तो मेरी जो कौंसल जनरल तारिक करीम साहब से हुँ, बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने मुझे जो तस्वीरें दिखाई, जो परेड हुई, उसमें हुँ, मैंने देखा कि ड्यूरिंग द परेड पीटीआई का किसी भी किस्म का कोई झंडा नहीं था। सब पीटीआई हुँ, वालों ने और जो हुँ, दूसरे जमात के लोग थे, सबने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ था और हुँ, अमेरिकन पाकिस्तानी इंक्लूडिंग ऑफ अमेरिकन जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, तो हुँ, बड़ा अच्छा था। न्यू जर्सी में जो है हुँ। जो मुझे रिपोर्ट मिली, नाज़रीन आप को मेरा ख़्याल है शायद इंशाल्लाह आप दिखाइएगा वो झलकियाँ, कि जी, हम इतने दिखाते हैं। ज़्यादा एम्बेसडर ने को मतलब उनके खिलाफ नारे लगे, तो मुझे किसी ने फिर वॉइस ओवर मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि उनको एस्कॉर्ट करके बाकायदा पब्लिक से बचा के ले जाया गया। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन वो हुँ, वॉइस ओवर मेरे पास सॉरी वॉइस मैसेज मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये मुझे बताया गया था और वो फुटेज भी मैं नाज़रीन को ज़रूर दिखाऊँगा, बल्कि आप हुँ। देखिए बिल्कुल, अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। अच्छा, आपने ये फुटेज देखी, इसमें हुँ, नारे लग रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही वाकया वर्जीनिया में हुआ।
वर्जीनिया में जो करा रहे थे वो सारे पीटीआई वाले थे, $10 एंट्री फीस थी उसकी। तो मेरे कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने 5,000, 2,000, 8,000, 2,000, 1,000 मुख्तलिफ चंदे दिए। उनको ये था कि जी पाकिस्तान के नाम पे हो रहा है, लेकिन आपने पॉलिटिकल पार्टी के वो लोग जो पाकिस्तान के नाम पर मेरा ख्याल है अब तो धब्बा बन गए हैं, जिनके नाम भी आ गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की इतनी तजलील की है, चंद गंदे लोग हैं। पीटीआई के बड़े अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे इसका अंदाजा इस वजह से हुआ क्योंकि मैं अभी तकरीबन 4 दूसरे स्टेट्स में पीटीआई के लोगों से मिलकर आया हूँ। तो यहाँ पे वर्जीनिया के लोगों ने जब वो किया, तो वहाँ पे बाकायदा उनको बिठाया, नहीं नारे नहीं लगाएं, प्लीज ये नहीं करें, ये है। मतलब आप हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल कंपेयर नहीं ला सकते थे। आपने 2,000 उसको दिए होंगे, 10,000 उस गुलकार को दिए होंगे, 5,000 किसी को दिए होंगे। आप एक प्रोफेशनल कंपेयर नहीं, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के एक ऐसे बंदे को जो कि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कम्युनिटी के नाम पर और उसके पाकिस्तान की तजलील का बायस बना है, आप वो कंपेयरिंग कर रहे हैं और वो एम्बेसडर साहब को बुला रहा है। तो एम्बेसडर साहब को पिछली दफा मैंने बहुत बुरे तरीके से वो किया था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एम्बेसडर साहब, मतलब आपको ये चीजें पता थी और आप फिर भी जा रहे हैं। आपकी बेइज्जती से आई रियली डोंट केयर। आपकी बेइज्जती का मतलब है कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, इसको समझें। आपकी बेइज्जती से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप जाने। लेकिन जहां आप एज ए एम्बेसडर आपकी बेइज्जती होगी, उससे पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। और ये जो है मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा और सोशल मीडिया पे एक आप देखें या ना देखें, लेकिन आपके जो नीचे लोग हैं मेरा ख्याल है वो आपको बताते नहीं है कि आपकी कितनी तजलील हो रही होती है। मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है कि जो मैं देखूं वो मैं बताऊं। तो खुदा के लिए ऐसे फंक्शन में मत जाया करें जहां पर आपके खिलाफ नारे लग रहे हो। और मैं आपको बताऊं, तारिक करीम साहब को क्रेडिट जाता है शिकागो में कि उन्होंने कमिट किया ऑर्गेनाइजर से कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान का कौंसल जनरल हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी सियासी जमात का झंडा नहीं देखूंगा। और ऑर्गेनाइजर्स ने बाकायदा पीटीआई के लोगों से बात की, वो इस चीज पे एग्री हुए और एग्री करने के बाद मैंने वो झंडे नहीं देखे वहां पर किसी भी किसी। सही है आसिम साहब, सही कहा आपने। लेकिन अगर यही तारिक करीम साहब, काश के ऐसे ऑफिसर्स हमारे पाकिस्तान में होते जहां 14 अगस्त को अफगानिस्तान का झंडा लहराया गया। फुटेज आई, देखे, सामने पुलिस खड़ी थी, नहीं मना कर रही थी। मैंने खुद ऑफिस से निकलते वक्त 14 अगस्त को देखा, पीपल्स पार्टी के झंडे थे जिसमें पाकिस्तान का कोई झंडा नहीं था। पुलिस की रहबरी में, पुलिस के साथ आगे फॉलो करते हुए वो जा रहे थे और नारे लगाते जा रहे थे। काश पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए। नहीं, ये शैला एक चीज फर्क है इसमें ना। हम बचपन से देखते आ रहे हैं हम के पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे 14 अगस्त को नजर आते हैं, ठीक है ना। वो अपनी पावर शो करने के लिए पाकिस्तान के अंदर है ना, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के अंदर है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगा सकते हैं, उठा सकते हैं। अफगानिस्तान का झंडा नहीं आना चाहिए, वो वहां के लोगों के पुलिस क्या कर रही थी? नहीं, पुलिस नहीं रोक सकती, बड़ा मुश्किल है। मैं अमेरिका की कर बात रही थी, नहीं कर सिर्फ रहा हूँ, आप पीटीआई पे, आप कंपेयर नहीं पीटीआई कर को कर सकती सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हमारे पास पब्लिक तो एक यही है ना, पासपोर्ट है, पब्लिक तो यही है इसको ना। नहीं, ये देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन कि जी पाकिस्तान के बाहर आपने सिर्फ पाकिस्तान का झंडा उठाना है या अमेरिका का झंडा उठाना है, क्योंकि अमेरिका ने आपको इतनी बड़ी परमिशन दी है कि आप अपना जबरदस्त तरीके से जो है अपने 14 अगस्त को मना सकते हैं। मुझे बताएं 4th ऑफ जुलाई अगले साल आप मना रही है ना अमेरिका में, झंडा लगाएंगे अपने घर पर? आप लगाएंगी 4th ऑफ जुलाई को? आप अमेरिका का झंडा क्यों नहीं देखिए, लहराती? अगर मैं अमेरिका में हूँ तो मैं अमेरिका का लगा लूंगी, अगर मुझे यहाँ कोई इजाजत देगा तो मैं यहाँ लगा लूंगी। अगर तो मेरे यहाँ पर मेरे, अगर मैं अमेरिका से यहाँ आई हुई होंगी तो, मैं वही अगर मैं बता रहा अमेरिका की हूँ, मैं वही नेशनैलिटी बता मेरी रहा हूँ और ना मैं यहाँ कि आई हुई हूँ तो हाँ, मैं लगा लूंगी। मैं भी अगर जाऊंगा और अगर अमेरिका का झंडा पाकिस्तान में नहीं कबूल होगा, क्यों उसकी वजह है ना, कोई वजह है कि पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मजहब के नाम पे हो तो कहते जी हमारा मजहब सबसे अच्छा है, मुसलमान मजहब सबसे अच्छा है। अच्छा, मैं लेकिन जब यहाँ हम बात करूँ प्रैक्टिकली देखते पीटीआई के हैं झंडों तो की। आप घरों को आग लगा रहे होते हैं, आप जो है ये वाली चीज है, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि ये जो जड़ावाला का किस्सा हुआ है, तो ये बाकी हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, स्पेशली अमेरिका में रहते हैं, उनका क्या रिएक्शन था?
क्या चीज़ थी? मतलब मैं पूछ तो रही हूँ लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि सिवाय एम्बैरेसमेंट के हमारे और हमारे हमारे इसमें कुछ हमारी नहीं आ किस्मत सकता। में एम्बैरेसमेंट है। हम हुँ, एज़ ए मुसलमान जो है ना, ये शर्म आती है कहते हुए कि जी हमारा मज़हब जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। ओ भाई, हुँ, अगर ज़बरदस्त है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? मतलब हुँ। 1 वाक़या हो गया, 2 वाक़या हो गया, 3 चा हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 300 घर जला दिए, 21 सर चर्च पीटीआई को मार-मार के आपने अंदर कर दिया और लड़कियों को आप नहीं छोड़ रहे, दुनिया जहाँ को आप नहीं छोड़ रहे, ये आपसे 10, 12, 25 आदमी, 50 आदमी कंट्रोल नहीं होते? पूरे मुल्क कहाँ में गए वो लोग जो अभी सुनिए, पीटीआई वालों को मार-मार के दुम्बा बना मैं रहे हैं आपको और वही नोटिस बता रहा हूँ, वगैरह कहाँ पूरे गए? मुल्क में 200 जगह पर पीटीआई के लोगों ने हंगामे किए या जो कुछ किया, उन्होंने क्रैकडाउन किया, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया, कर लिया, इनको जेलों नहीं में किया? डाला, कोई एफआईआर नहीं उसकी कटी शुरू में, हुँ, मारा, धाड़ा, क्या लेकिन आप इनको नहीं से पकड़ सकते? एक हुजूम जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की उन लॉ एनफोर्समेंट पर इस पर है, जो कि चाहे वो आईबी हो, चाहे वो पाकिस्तान की दूसरी लो जो जो इनकी ज़िम्मेदार हैं वो हों, हुँ, आपकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मैंने यहाँ पे क्रिश्चियनों को इस बात पे बाकायदा कहते सुना है कि नो, इनफ इज़ इनफ, अब हमें इंसाफ चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे, तो हम इंटरनेशनली तुम पे जो है, तुम्हारे से हुँ। सवाल पूछेंगे और यही सवाल उन्होंने होना न्यूयॉर्क चाहिए। सर के मैं बाद कहती हूँ पूछा, बहुत अच्छा उन्होंने करेंगे, यही बहुत अच्छा सवाल जो करेंगे। है व्हाइट हाउस के बाहर किया बिल्कुल और उन्होंने उन्होंने कहा कि हमें ये मत हुँ, बोलो कि हम हुँ, तुम्हारे चर्च बनवा देंगे, हम तुम्हारे हुँ, घर बनवा देंगे, हम फ़कीर नहीं हैं। ये उनके अल्फाज़ हैं कि हम हुँ, फ़कीर नहीं हैं कि तुम हमें पैसे दो, हम अपने चर्च खुद बना लेंगे, हम अपने हुँ, घर खुद बना लेंगे। तुम हुँ, उन लोगों को सज़ाएँ दो जो घुस के चोरियाँ की हैं, जिन्होंने घुस के घरों को आग लगाई है, जिन्होंने घुस के हुँ, चर्च को और मुक़द्दस किताब जो कि आपके लिए भी मुक़द्दस है, उनको हुँ, लगाइए। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं कहीं तो 3000 लोग ब्लास्फेमी के ज़रिए फांसी पे चढ़ने चाहिए। जिस दिन ये हुँ, 3000 लोग फांसी पे चढ़ जाएँगे, फिर मैं हुँ। समझूँगा कि हाँ, मेरा मज़हब जो है देखो उसको वो सज़ा भी देता है, वो ऐसे लोगों को जो है माशरे में नहीं पनपने अच्छा वो मैं कहती हूँ समझ में आना चाहिए, ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो सिर्फ़ एक ही पार्टी के लिए दनादन हो रही है, ना औरत, ना मर्द, ना घर, ना बच्चे, ना किसी को देख रहे हैं। आपसे फ़ॉरेंसिक नहीं हुआ, आपके कैमरे कहाँ थे? आपकी वो तमाम चालाकियाँ, मक्कारियाँ, अय्यारियाँ जो आप इससे पहले 9 मई के बाद से आप करते आए हो, आम लोगों के घर में घुस के उनको तो छोड़ दीजिए 9 मई में क्या होता है। आम लोगों के घर में घुस के आप वहाँ पर पैसा माँगते हो, चीज़ें माँगते हो और नहीं तो फिर आप कहते हो कि अभी आपको 9 मई का किस्सा आपके ऊपर डालते हैं, वरना 15 दे दें, 10 दे दें। अभी आपसे ये लोग नहीं पकड़े गए और मैं आपको बता दूं आसिम साहब अभी ये एक किस्सा हुआ ये फिर होगा क्योंकि जब तक आप किसी को आप सजा नहीं देंगे ये रिपीट होता रहेगा अरे ये अभी एक दफा रिपीट हुआ फिर होगा शैला रिपीट होगा शैला रिपीट छोड़े, मौलाना हज़रात लाउड स्पीकर पकड़ के मस्जिद के खुतबे पे या जैसी वीडियोज़ आ रही होती हैं, हम्म वो कहते हैं कि जनाब मुस्लिम मुल्क में ईसाई का कमिश्नर कैसे आ सकता है? उस आप अमेरिका बंदा को कैसे पकड़ जाते हैं के लाइन 2 में लगे थप्पड़ मुँह पे मारने चाहिए नहीं और सर जेल के अंदर जाना चाहिए उसको। सबसे ज्यादा ये इमिग्रेशन में अगर आप जाके लाइन में खड़े होंगे तो सबसे ज्यादा यही खड़े हुए होंगे अभी अमेरिका जाने के लिए यही होंगे अभी कनाडा जाने के लिए यही बैठे बेताब होंगे अभी इंग्लैंड जाने के लिए बेताब होंगे इनकी लाइनें लगी हुई जरा जाए इनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं तो मैं तो फिर बोलता आप हूँ जो जाके पढ़ते हैं लिखते हैं जाते हैं मुल्लाओं को तो ऐसे करके माफ़ कर दो, हमें अमेरिका मत आना। यहाँ पे अब माशाल्लाह आप सोचो कि एक वक़्त ये था कि ये मुल्ला तरावी पढ़ाने आते थे और यहाँ पर रुक जाते थे और उसके बाद तंदूर पे रोटी लगाने का वीज़ा लेके हम्म, अपना इमिग्रेशन कराते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के बच्चे खुद यहीं पर हाफ़िज़ हो रहे हैं और हम्म, यहीं के बच्चे जो हैं आपकी मस्जिदों में कुरान पढ़ा रहे हैं। इनका दाना-पानी बंद हो गया है और अल्लाह का शुक्र है हम्म। अमेरिका का मुसलमान कहीं ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के मुसलमान से। नहीं, मुसलमान ना कहें कुछ एक ख़ास एक तबका मैं कहूँगी कि चीज़ें हैं अब उनको आप हाथ ही नहीं लगाते, गवर्नमेंट डर डर रही है, आने वाली डर रही है, तो जाने वाली डर रही है। ख़ास लोगों को फ़ोकस कर रखा है, बाकी इधर-उधर जो मसाइल हैं, ना आप बिजली देख रहे हैं, ना इस तरह के हालात देख रहे हैं, ना आप पानी देख रहे हैं, आप कुछ नहीं देख रहे, आप एक ही बंदे पे लगे हुए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ चला जा रहा है और आपको कोई सुन-गुन नहीं है। अदालतों की जो हालत आपने देखी है, रोज़ की बुनियाद पर ये हो रहा होता है, तो आप सोचिए एक आम आदमी जो चोरी में, डकैती में, किसी पे झूठे इल्ज़ाम है। कल भी मैंने देखा एक बंदे को मार दिया इन्होंने तशद्दुद कर करके उसकी वो हालत थी कि देखा नहीं जा रहा था। तो ये इन लोगों को परमिट किसने दे दिया, परमिशन किसने दे दी कि आप किसी भी गन बंदे को सिर्फ़ ये कह के कि पीटीआई का चाहे वो है या नहीं है, आपने उसे उठाया,
तशद्दुद किया, अगर उसने पैसा दे दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो पीटीआई का कह के आपने ये कर दिया। वही जो आप कहते हैं कि एक वक्त था हमारे एमक्यूएम का कराची में एमक्यूएम का, कि आपको एमक्यूएम का नाम लेके बंदे को उठाते थे, मारते थे, मर जाए तो ठीक है ये एमक्यूएम का, जिंदा बच गया तो पैसे देके छूट जाता था। सर ये वही हालत है जो अब पंजाब में हो रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। मुझसे तो देखा नहीं गया, जिस बंदे को इन्होंने मारा है, जिस तशद्दुद के साथ मारा है, वो देखा नहीं जा रहा था। पंजाब की हालत मैं आपको बताती हूँ। आप ये पंजाब में मुजरा वजीर सेहत है जावेद अकरम साहब, इनकी बेगम जो है वो है शैला जावेद साहब, दवाइयों की फैक्ट्री चलाती हैं और इनकी अद्वियात की जो बैच था वो नकली निकला है, अंदाजा करें आप। लेकिन छापा जो है वो शौकत खानम पे पड़ा है, डॉक्टर नौशीन पे पड़ा है, डॉक्टर जरका पे पड़ा है, तहरीक इंसाफ का नाम ले लीजिए, फिर जो छापे पड़ते हैं, लेकिन यही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यही दवाई पंजाब में भी बिकेगी और पंजाब से आगे भी बिकेगी, ये तमाम मार्केट्स में जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ना आईन है ना कानून है, आपको मिलेगा, यही दवा आपको खानी पड़ेगी, हमें खानी। इससे पहले कभी कोई इंसाफ मिला है? अभी वो किसी ने पराठा नहीं दिया था तो पुलिस वाले ने उस बंदे को किस तरीके से मारा है। तो और जो एक शराबी कबाबी पुलिस वाला गालियां दे रहा था, उसको आईजी पुलिस साहब ने गले लगा लिया और उसको शायद पता नहीं तरक्की दे दी, क्या किया। बेशरम है पुलिस तो पाकिस्तान की जो है, मैं समझता हूँ 90% पुलिस जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो तो अपने घर में भी रह सके। मतलब दुनिया की बुराइयां उनमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो हाई कोर्ट नहीं मानती, हाई कोर्ट जो है वो उसका हुक्म जो है वो सेशन जज नहीं मानता है। पाकिस्तान में जब ये हालात हो जाएं तो फिर आप इंसाफ तो छोड़े, आप पुलिस को छोड़े, जब पुलिस की हालत इन्होंने कर दी है, अब वो कंट्रोल में नहीं आती, वो किसी की जिनकी आएगी इनकी आएगी, लेकिन जिस तरह खुला खाता उन्होंने छोड़ा हुआ है, आप वहां तस्वुर नहीं कर सकते। वीडियो देखी होगी आपने नवाज शरीफ साहब की, लंदन में नवाज शरीफ फैमिली का इजलास हुआ, सॉरी शरीफ फैमिली का इजलास हुआ, नवाज शरीफ की सितंबर में वापसी जो थी उसका प्लान भी मौखर हुआ, वतन वापसी की नई तारीख 15 अक्टूबर है। आपको क्या लग रहा है 15 अक्टूबर में मौखर हो जाएगी? मैं तो शर्त जीत गया, किसी ने स्पेस पे शर्त लगाई थी कि सितंबर में आ रहे हैं, मैंने कहा मोहतरमा अच्छा। रहने दो बस सर जाने कितने डॉलर, सर कितने डॉलर? $500 कितने? की शर्त लगाई अरे थी। वाह! कमाल है। तो तो बस मैं इसी पे लगा लिया कह रहे हैं। तो अभी अच्छा तो ये बताइए, अंदर की खबर आप मुझे देंगे। आप ज़ाहिर है सीनियर है मुझसे, बहुत सीनियर है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर भी कोई कांटा-वाटा लग गया है क्या? कुछ हालात और तेवर कुछ बदले-बदले से लग रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखें फिर बात वहीं आ जाएगी, लोगों को बुरा लग जाएगा। सवाल मैंने आपसे ऐसा किया है कि बस पाकिस्तान के अंदर 75 साल का जो एक एम्पायर है ना, जो पाकिस्तान की जो पिलर्स है ना, वो एक ही जगह से बनते हैं। तो वो प्लान ए उन्होंने पढ़ा होता है, दुनिया की बड़ी-बड़ी वॉर यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आए हुए होते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल करना है ना। वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, ये सब करके चल रहे होते हैं। आपको पता है कि जब इमरान खान को लेकर आए, सबको पता है इमरान खान को कौन लेकर आया ना, तो उन्होंने प्लान बी भी बनाया हुआ था कि अगर ये इधर-उधर हुआ तो प्लान बी क्या होगा, जो आपके पास वीडियोज़ और जो साउंड जो वीडियो कॉल सुनाई ऑडियोज़ और जाती है, वीडियोज़ हाँ। जो वो कहाँ से है? वो प्लान बी का हिस्सा है, फिर प्लान सी भी जिसके साथ है, फिर प्लान डी भी नवाज़ शरीफ के साथ है, प्लान ई भी शहबाज शरीफ के साथ है। इसकी टोपी इधर, उसकी टोपी इधर, इसकी टोपी इधर। तो इनसे तो इतनी आसानी से देखें पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, 10 लाख लोगों को मरना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि ये वक़्त आए, लेकिन क्या करें? क्योंकि आपको एक इमरान खान का क्या था? इमरान खान का इनकलाब ये था कि एक फ़ौजी दस्ते को हटा के दूसरा फ़ौजी दस्ता ले आए। फ़ौज के अंदर थोड़ा-सा गड़बड़ कर दें, फ़ौज फ़ौज तो वहीं रहती। फ़ौज ने कहीं नहीं जाना था। वो इनकलाब सिर्फ़ एक दस्ते से दूसरे दस्ते के पास चला जाता। शहबाज शरीफ ने जब नवाज़ शरीफ ने जब जनरल मुशर्रफ को हटाने के लिए दूसरे दस्ते को लेकर आए, तो वक़्त पे मुशर्रफ के लोगों ने कार्रवाई की और उन्होंने 200-250 लोगों को कोर्ट मार्शल भी किया, पकड़ा भी, फांसी भी दी। इस दफ़ा भी यही हुआ कि एक दस्ते ने दूसरे दस्ते को पहले भाँप लिया और आज आपके नज़र में मेरे हम नाम मौजूद हैं। तो मैं तो वैसे ही मशहूर हो गया हूँ, लोगों के दिलों में बसता हूँ, ख्वाबों में भी आता हूँ। आसिम नाम इतना मशहूर हो गया है, इतने अच्छे-अच्छे लोग आसिम हो गए हैं कि पहले वो एक और आसिम थे जो कि आजकल अमेरिका में मौजूद हैं। तो आखिरी में सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा टिपिकल है। यहाँ पर 4 कौमें रहते हैं, कौमें या 5 कौमें रहती हैं, पाकिस्तानी कोई नहीं रहता, माज़रत के साथ।
ठीक यहाँ ठीक सर। अमेरिका के अंदर भी आप यहाँ पाकिस्तानी नहीं रहते, यहाँ पर भी ग्रुप रहते हैं। पीटीआई इसलिए थोड़ी-सी मुझे शुरू में जब हम वो थी कि उसने ये रंग, नस्ल, ज़बान को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उनका जो प्लान बी था, वो कामयाब हो गया कि अगर इमरान खान इधर से उधर हुए, हमारे नक्शे कदम पे नहीं चले, तो हम उनके साथ ये करेंगे और उन्होंने कर दिया बेड़ा गर्क। तो अब सिर्फ सर एक आपको क्या लगता है सिर्फ इमरान खान को लेकर आए? वो तो फिर नवाज शरीफ को भी लेकर आए थे, 12 जमातों को भी कौन लेकर आया है? जिन हालात में लोगों ने मैंने आपसे यही कहा ना कि हाँ। देखें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बेहतरीन हल जो है ना इस वक़्त, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं को दे दी जाए और कहें कि आपका प्रेसिडेंट है, सदारती निज़ाम आ गया है, जो आर्मी चीफ होगा वही 3 साल के लिए प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान का। दैट्स इट। कोई वज़ीर-ए-आज़म, कोई कैबिनेट कुछ नहीं होगी। ताकि आपके वो जो फालतू में बिजली से लेकर और कारों से लेकर और पेट्रोल और ये जो खर्चे हैं ना अरबों रुपए के, ये कहीं तो बचेंगे। चलें ठीक सही है, तो बच कोई जाए। एक ही तरफ कोई हो रहा होगा सही, ना, सही, सही। तो और मुझे मेरा लग रहा है आप आपकी बात मुझे लग रहा है वो कुछ सही भी हो जाएगी, क्योंकि जब पंजाब और केपीके में 90 रोज में इलेक्शन की बात आई थी, तो पूरी दुनिया चीख रही थी और खासतौर से हमारे जो सियासतदान थे कि आईनी मुद्दत जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये नहीं होता। और ये अब देखा जो हालात बदले, 90 रोज में इलेक्शन ना कराने की भरपूर सपोर्ट की थी इन लोगों ने। लेकिन इस वक़्त जो ये है वो ये है कि इलेक्शन मुलतवी कराने की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उसके बाद यहाँ सियासतदान जो है वो एक दौड़ में लग गए हैं कि जी इलेक्शन जो है वो 90 रोज में होने चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से पहले जब 2 असेंबलीज़ तोड़ी थी इमरान खान ने, तो 90 दिन में इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं थी। और ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कहा था कि जो सदर साहब हैं, उनकी औकात नहीं है कि वो हमें डेट दें। तो अब देखना ये कि क्या कौन-कौन इस दौड़ में शामिल होगा, कौन-कौन इस तहरीक में शामिल होगा, क्योंकि जिस तरह आपको लग रहा है, इस तरह मुझे भी लग रहा है, इस तरह सभी तकरीबन लोगों को लग रहा है और इन लोगों को भी जो 12 पार्टीज़ थी, इनको पहला भी लग रहा है 13 पार्टीज़ पहला के इलेक्शन नहीं होते। पहला एक एक आइन की एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ आपको हुँ, कि हमारा आइन जो है ना, वो एक अजीब किस्म का आइन है, जो कि पहली लाइन में कुछ और कहता है और दूसरी लाइन में को पहली लाइन को झुठला देता है। एक हुँ, आइन था क्लियर कट कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, पीरियड। सही। सबने ये लाइन पढ़ ली। उसके हाँ, बाद वो 5वीं लाइन पढ़ना भूल गए। उसमें हुँ, लिखा था कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर कराएँगे, तो वो हुँ, इलेक्शन उनकी ज़िम्मेदारी है कराना। लेकिन हुँ, फेयर एंड फ्री। इलेक्शन हुँ, कमिश्नर कहता है कि जनाब, मैं तो हुकूमत कह रही है कि ना हम आपको रेंजर्स दे सकते हैं, ना हम आपको फौजी दे सकते हैं। हुँ, तो मैं तो फ्री एंड फेयर करा ही नहीं सकता, मेरे पास तो हुँ, कानून ही नहीं है। वहाँ सही। पर उस पहली वाली लाइन को हुँ, अब उसी आइन ने क्रॉस मार दिया बड़ा-सा। हुँ, फिर वो शेर बन गए ना, उन्होंने कहा फिर हुँ, वो अदालतों से भी लड़ रहे हैं। तो ये हुँ। इमरान खान सर, साहब हमारा ये नहीं पता इलेक्शन कमिश्नर को कि इतना कुछ देने के बाद भी आप फेयर एंड फ्री नहीं कराएँगे। जिनकी मर्ज़ी है वही आएँगे। चाहे इमरान खान कितने ही मकबूल हो, चाहे नवाज़ शरीफ कितने ही इनको गैर मरना मकबूल थोड़ी हो, है, चाहे बिलावल भुट्टो पहला कितने इनको ही मरना अमेरिका के थोड़ी है, चक्कर लगाएँ, जो चाहते हैं वही आएँगे। बस इन्होंने ये है मरना हमारा। थोड़ी है। देखें, जब अमेरिकन फौजी जाता है ना, तो वो हुँ, 72 हूरों के लिए नहीं लड़ता। हुँ, जब वो इराक में या अफ़गानिस्तान में कितने लोग मरे, वियतनाम में हुँ, लाखों अमेरिकन वो लड़ गए ना। मेरे हुँ, कितने दोस्त पाकिस्तानी हैं जिनके बच्चे अमेरिकन फ़ौज में हैं। वो हुँ, वो हूरों के लिए नहीं जा रहे, वो हुँ, अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए सिर्फ़ उनका कंट्री है। वहाँ पे वो गॉड ब्लेस अमेरिका का नारा लगा के और लड़ जाते हैं। वो हूरों के हुँ, लिए, हमारे वाले हूरों के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम जहाद के हुँ। चक्कर में पड़ रहे हैं, हम अपनी कंट्री के लिए नहीं लड़ रहे। हम सर कहते वो हैं भी कि कहाँ हो रहा अमरनाथ है? यात्रा जो है वो वो भी हमें अब पता चला कि वो कोई पता नहीं वो जंगें भी नहीं जीती, हमने तो किताबों में पढ़ा, हमें नहीं पता और अब तो हर कोई कह रहा होता है कि इन लोगों ने हमें जंगें भी नहीं मुताल्ला पाकिस्तान और इस्लामियात दोनों जीती। गलत पढ़ाया गया है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और आज के बच्चा जो है ना, एक तो बच्चा पैदा सब गूगल करने, से निकाल लेता है आज का बच्चा। अब वो गूगल भी आपको पता ही है कि अब गूगल तो भी चैट सब जीटीपी चाल आ रहे हैं। गया। अब तो अब चैट तो जीटीपी हाँ, आ गया। तो आने सही कह वाले रहे हैं आप। बच्चे जो है ना वो खुद डिसाइड करेंगे कि इस्लाम क्या है। हमें बहुत उल्लू हुँ, बना दिया तुम लोगों ने। 17 हुँ, रकातें पढ़ा-पढ़ा के इस हुँ, चक्कर में नमाज़ छोड़ देते थे। बाद में पता चला, ओ भाई 17 रकातें कुछ नहीं होती, सब ड्रामेबाज़ी है। फर्ज़ 4 ही हैं, बाकी पढ़ो हुँ, और सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं है। ये तो सही बाद बात। में हमें पता चला। हम तो 17 रकातें पढ़ और आज की मोहतरमाएँ अभी भी 17 रकातें पढ़ रही हैं।
उनको अभी भाई भी टाइम हो अच्छा हमने तो अभी डोली का किस्सा आपको याद वैसे मेरे पास वक़्त बिल्कुल खत्म हो गया लेकिन डोली वाला किस्सा मैं आपको आप बताएँगे। आपको अमेरिका में तो लाइव आपने देखा होगा, क्या कहेंगे उस पर? उसके बाद तो असनाद भी दी गई हैं और बहुत सारे चीज़ें हुई हैं लेकिन सोशल मीडिया पे चलता रहा जो भी कुछ चलता रहा। लेकिन बिल-आखिर उस बच्चे ने, उस लड़के ने उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, उसे एनकरेज मैं करना एक बात चाहिए और बताऊँ फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में हुँ, इतना बड़ा ड्रामा हुँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट या हुँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के सर्टिफिकेट हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और मेरा नहीं ख़्याल कि ये भी कमरे में बैठ के हँसते होंगे और अवाम इन पे हँसती है, ये उन पे हँसते हैं कि जब हुँ, एक इतनी सी छोटी-सी चीज़ ये सोचिए आप हुँ, 300 घरों को जला दिया। हाँ। कोई ब्रिगेडियर, कोई कर्नल, कोई आईबी का ऑफिसर, कोई वहाँ पे रहने वाले लोग बचाने नहीं आए। सर 9 मई से जान ही नहीं छूट रही हमारी। 9 मई मैंने खत्म अपने हो उसमें गई, 9 सिंपल महीने ये से जान लिखा नहीं था छूट कि रही। भाई इमरान खान को छोड़ो दो, उसको तो बचा लो। वो नहीं, नहीं, नहीं। और सिंपल आप देखें उस अली बच्चे मेरे पास जो फुटेजेस आई है, ठीक है ये हमारा राइट होता है कि आपका नेशनल गार्ड या आपकी आर्मी ऐसे मौकों पर आती है और रेस्क्यू करती है, लेकिन सर्टिफिकेट देना इस मौके पर मैं समझता हूँ इससे बड़ा जोक जो है ना पाकिस्तान में नहीं होगा। माज़रत के साथ ये बहुत बड़ा जोक था मेरे लिए और आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर लोग दिल-दिल में हँस रहे हैं क्योंकि उनको ऊपर हँसने की इजाज़त नहीं है। आसिम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत सारे सवालात के जवाबात आज आपने हमें दिए। थैंक यू सो वेरी मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.